अलैकुम, आप देख रहे हैं तलाश दुनिया न्यूज़ पे नीक नाजी के साथ। आजकल फिर वही जंगी तराने जो सुनते सुनते एक नस्ल जवान हो चुकी, दूसरी नस्ल जवानी से बुढ़ापे में जा चुकी, वही जंगी तराने इंडिया पाकिस्तान के दौरान दोबारा से सुनने में आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का ये रिलेशनशिप, क्या ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है? दोस्ती की बातें होती हैं तो बड़ी जज्बाती, जंग की बातें होती हैं तो फिर वो सीधी एटमी जंग पे जाके खत्म होती हैं। हालिया एपिसोड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि भारतीय सदर ने भी जो यौम आज़ादी पे तकरीर की, उसमें पाकिस्तान को बाज रहने की बातें, धमकियां, वज़ीर आज़म का लहजा बिल्कुल ठीक नहीं। AK एंथनी ने, ये 6 अगस्त से बात शुरू हुई है, रिसेंट जो 5 फौजियों का जो हलाक हो गए लाइन ऑफ कंट्रोल के, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सितंबर में पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की कोई मुलाकात न्यूयॉर्क में मुतवक्को है या नहीं? और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो हम देख रहे हैं वो खुद इंडियन मीडिया का है। यानी भारतीय हुकूमत का शुरू में वो सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ नहीं था, लेकिन भारतीय मीडिया ने एक अपनी हुकूमत की बैशिंग शुरू कर दी और हुकूमत रद्द-ए-अमल में हमने आते हुए देखी। तो ये मामला कहां तक चलेगा? और दूसरी बात ये है कि क्लाइमेक्स इसका क्या है? ज्यादा से ज्यादा ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, क्या हर मर्तबा हम बच जाएंगे किसी एटमी जंग से? और अगर ये एटमी जंग होती है तो उसके नताइज क्या होंगे? फतह का जश्न मनाने के लिए जिंदा कौन रहेगा? दरियाओं का क्या बनेगा? समंदरों का क्या बनेगा? हवाओं का क्या बनेगा? सहरा का क्या बनेगा? जंगलों का क्या बनेगा? पहाड़ों में क्या होगा? इंसान कहां बचेंगे? और जो बच जाएंगे उनकी हालत क्या होगी? आज हम इन सवालों की तलाश करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब डॉक्टर लाल खान साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जैद हामिद साहब, और दिल्ली भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कितनी हकीकी है ये जंग? क्या वाकई हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जंग की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे वजीर आजम मनमोहन सिंह जी ने यौम आज़ादी पर ये फरमाया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 5 जवान मारे गए हैं उस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, और उन्होंने एक तरह से खानापुरी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो सितंबर में होने वाली मुलाकात को मियां साहब के साथ रद्द कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। उन्होंने बहुत अपना समझिए कि जज्ब किया है, बहुत संयम रखा है, और मैं समझता हूं कि ये मुलाकात जरूर होगी। और पाकिस्तान के मीडिया भाइयों से भी मैं दरखास्त करता हूं कि वो इसको जरूरत से ज्यादा तूल न दें। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपकी पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी, और उससे भी बड़ा अफसोस मुझे ये है कि हमारी पार्लियामान ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दी। इन रेजोल्यूशनों की बिल्कुल जरूरत है। जी लाल खान साहब, आपने डॉक्टर वैदिक की बातें सुनी दिल्ली से, जी कैसे रिएक्ट करेंगे आप? अनिक साहब, जैसे आपने कहा ना कि हर कुछ माह बाद, 1-2 साल बाद एक दोबारा जंग की कैफियत हो जाती है, शोर मचता है, फिर अमन के पैगाम आने शुरू हो जाते हैं, तो ये बेसबब नहीं है। जैसे गालिब ने कहा था, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। और मेथड ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरान तबका पिछले 66 साल में यहाँ के 1.5 करोड़ लोगों का बुनियादी मसला, 1.5 अरब लोगों का कोई भी बुनियादी मसला हल करने में नाकाम रहे हैं। और इसलिए जब उनको अंदरूनी तौर पर एक बगावत, एक इर्ताश, एक तहरीक का एक खौफ महसूस होता है, एक तबकाती कशमकश के उभरने का डर होता है, तो वो एक बैरूनी तसादम को उभारते हैं। और फिर वो बैरूनी तसादम जो है वो उसको एक जगह तक ले जाकर उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स है, उनको पता है कि अगर बम चले तो वो भी मारे जाएंगे। और इसलिए वो जंग नहीं पैदा करते, वो हालत जंग पैदा करते हैं। इसीलिए वो अमन इसी तरह पैदा नहीं कर सकते, वो हालत अमन पैदा करते हैं। ना ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये अमन सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए इस सिस्टम का क्राइसिस रिफ्लेक्ट करता है इसकी इकोनॉमी में, इसकी सफारतकारी में, इसकी फॉरेन पॉलिसी में, इसकी हर शोबे में। जी जैद हामिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपका क्या कहना है? ये जो अभी रिसेंट एग्रेशन हम देख रहे हैं खासतौर पर इंडियन मीडिया में, ये क्यों है? देखिए अनीक, हम थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाएंगे। ये सबसे पहले ये जो इल्जाम जिसकी बुनियाद पर ये सारी फ्रिक्शन और टेंशन और सारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर, और फिर ये रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट में पास हो रही हैं कि पाक फौज ने 5 हिंदू फौजी मार दिए, बात ये है कि ये कैसे मालूम? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? कोई पता चला है? हमको ये तो मालूम है कि जब समझौता एक्सप्रेस होती है तो इल्जाम ISI और पाकिस्तान पर लगता है, जब तहकीक होती है तो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस निकलती है।
जब मक्का मस्जिद का वाकया होता है, तहकीक होती है तो अंदर से इंडियन एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं। जब मालीगांव का वाकया होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर निकलता है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं। जब ये मामला मुंबई का होता है, जब ये मामला पार्लियामेंट पे हमले का होता है, तो इंडियन अफसर बाद में एफिडेविट जमा कराते हैं कि ये हमने अंदर से कराया था। सवाल ये है कि हम इंडियन मीडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहे, उनका आर्मी चीफ भी है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी पार्लियामेंट भी है। ये सारी टेंशन, इतने गैर जिम्मेदारी के बयानात उनकी तरफ से उस वक्त आ रहे हैं कि जब ये 5 हिंदू फौजियों के मरने की कोई तहकीक हुई ही नहीं, किसी को मालूम नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी बड़ी फेंसिंग है, इतना बड़े बॉर्डर्स हैं, माइनफील्ड लगी हुई है, रेडार्स हैं, कुत्ते हैं, बॉर्डर गार्ड्स हैं, उसके होते हुए किस तरह कोई पाक फौज से जाके अंदर जाके इंडिया के अंदर फौजियों को मार दे, जबकि हमको अच्छी तरह पता है कि कश्मीर के अंदर एक तहरीक आजादी चल रही है। पिछले 20 साल के अंदर लाखों कश्मीरियों को शहीद और जख्मी किया गया है और हजारों इंडियन फौजी मारे भी गए। अगर आपने फैसला अपनी तरफ से ही इल्जाम लगाकर बगैर तहकीक के लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक लिमिटेड जंग करके करना है तो करके देख ले, फिर हम तैयार बैठे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वैदिक आप तक आवाज पहुंच रही होगी ज़ैद हामिद साहब की, जी आप क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, ये जो साहब कह रहे हैं कुछ हद तक इनकी बात ठीक है और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि मामलों को जबरदस्ती तूल नहीं दिया जाना चाहिए, अच्छी तरह से खोजबीन होना चाहिए, इसका जुर्म है ये बात साबित होनी चाहिए। और इस मामले में हमारी सरकार ने, हमारी फौज ने पहले पुंछ के थाने में रपट लिखवाई थी कि कुछ दहशत गर्दों ने हमारे 5 जवानों को मार दिया है। फिर बाद में हमारे वजीर दफा ने अपना बयान बदला और कहा कि नहीं, पाकिस्तानी फौज इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एकदम साफ सुथरी नहीं है। ऐसे मुद्दों को लेके सरकार तो बहुत गुस्से में नहीं थी, लेकिन हमारे मीडिया में जो शुरू होता है, जो कि आपके यहाँ भी कमजोरी होगी जरूर, कि शुरू से सुबह सुबह जो काम शुरू होता है टीआरपी गेन करने का टीवी चैनल का, उन्होंने इसको तिल को ताड़ बना दिया। दुख तो सबको हुआ है, मियां नवाज शरीफ को भी हुआ है, मियां साहब ने तो रिग्रेट जाहिर किया है। भाई दुख चाहे 5 हिंदुस्तानी मरे, चाहे 5 पाकिस्तानी मरे, दुख तो हम सबको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई लोग हैं, हम लोग हजारों बरस से साथ रहे हैं जी। 65 साल का ही तो फासला है। तो दुख तो मियां साहब ने जाहिर किया, लेकिन हमारे यहाँ जरा मीडिया की जाती। लेकिन आप डॉक्टर साहब यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे, मीडिया की मैं आपसे बात करूंगा, इंडियन मीडिया की, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। इसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तलाश और गुफ्तगू हो रही है पाक भारत कशीदगी पे। डॉक्टर वैदिक हमारे साथ दिल्ली से लाइन पे मौजूद हैं, उन्हीं से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अब इंडिया बैशिंग इज नॉट अ सेलेबल कम्युनिटी। हमारे और बहुत से मसाइल हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, तो अब हम पहले सताए हुए लोग हैं, तो हम पे अगर इस तरह से हमें फोकस करने की कोशिश की जाएगी, दोबारा से उन्हीं रास्तों पर धकेला जाएगा, तो उसके नतायज जाहिर अच्छे नहीं होंगे। नहीं, पाकिस्तान को कोई जंग के रास्ते पर खेलने के लिए हिंदुस्तान में भी तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान शिकार हुआ है हमारी अंदरूनी सियासत। सबको मालूम है कि हमारे जो वजीर आजम हैं वो कोई लीडर तो है नहीं, वो तो एक नौकरशाह हैं। कोई लीडर कांग्रेस पार्टी में था नहीं, उनको वजीर आजम बना दिया गया। अब उनका असली रूप जाहिर हो रहा है, वो बात बात में दब जाती। नौकरशाहों की फितरत होती है कि वो जी हुजूर होते, वो कोई पहल नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। फिजूल जंग की आवाज, बदले की आवाज, प्रतिशोध की आवाज, उसके खिलाफ वो बोलते और सबको चुप करा देते और बोलते कि मैं मियां नवाज शरीफ से फोन पे बात करता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? आपने जैसे मीडिया की बात की, भारतीय मीडिया में बहरहाल मुख्तलिफ तरह के लोग भी हैं, आपका भी शुमार होता है। मैं एक समय सिंह गुप्त, जिनका एक ये कोलकाता में मुकीम है, खातून सहाफी, अरब न्यूज के लिए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल से हमने बहुत मुख्तसर सी हकायक लेकर एक रिपोर्ट मुरतब की है, वो रिपोर्ट जरा सुनिएगा। मकबूजा कश्मीर में ईद के दिन नमाजियों पर हिंदू जुनूनियों का हमला और इससे कबल भारतीय फौजियों का कुरान मजीद और मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने वालों का कत्लेआम।
कश्मीरी माहिर कल्ब लेडी डॉक्टर से ज्यादती, बडगाम में फिरका वाराना फसादात और हाल ही में सरहदी झड़पें। भारतीय फौजियों का ये गैर कानूनी फेल भारतीय अनंत पॉलिसी के तजादात को बेनकाब करता है। ये वाकयात मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बने। भारत में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात से कबल कश्मीर और कौम परस्ती के जज्बात को मुश्तइल किया जा रहा है ताकि ऐसी फिजा कायम की जा सके जिससे शिद्दत पसंदी और नेशनलिज्म के जज्बात भड़काए जा सकें। भारत में शिया सुन्नी फिरकावारियत को भी भड़काया जा रहा है ताकि मुसलमानों के वोट को तकसीम करके भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबात 2014 के लिए हिकमत अमली मुरतब करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की फिक्र के ऐन मुताबिक रिजल्ट हासिल किए जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मुनज़्ज़म तशद्दुद के फैलने के इम्कानात हैं। बाज मजहबी गिरोहों या इबादतगाहों पर सोचे समझे हमले होंगे जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना होगा। इन वाकयात में मुसलमानों को हदफ बनाने के इम्कानात ज्यादा हैं जो कि अक्सर इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार बनते रहते हैं। जी डॉक्टर वैदिक, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट सिमरसन गुप्त का आर्टिकल जो अरब न्यूज में पब्लिश हुआ, ये उससे हमने पॉइंट्स लेकर एक रिपोर्ट बनाई और कोशिश की है कि अल्फाज उतने सख्त ना हो जितना उन्होंने लिखे थे। नहीं, ये नुक्ते भी कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदुस्तान के जो जिम्मेदार अखबार हैं, बड़े अखबार, अगर उनके एडिटोरियल्स आप पढ़ें, मेरा खुद भी यहाँ मजमून छपा है और करीब 200 अखबारों में छपा है हिंदुस्तान में, हम लोग बराबर बड़ी शिद्दत से ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये मसला ऐसा नहीं है कि जिससे तनाज़े पैदा हो, ये मसला ऐसा नहीं है पाकिस्तान से हम तनाव करें, ये मसला ऐसा है कि बातचीत से हल होना चाहिए। जी ज़ैद अहमद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर वैदिक की और एक और भारतीय सहाफ़ी के कॉलम का जिस पे हमने ये रिपोर्ट बनाई है आपने देखी, तो अब फरमाइएगा कि इंडियन मीडिया तो हमें यहाँ बड़ा वाज़े नजर आता है कि एक पॉपुलर मीडिया है जो बकौल डॉक्टर वैदिक शायद रेटिंग लेने के लिए ये पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है, दूसरे लोग वो हैं जो इस रवैये की मुखालफत कर रहे हैं। जी ज़्यादा में साहब, देखिए बात यह है कि डॉक्टर साहब को मैंने पहली दफा भी सुना है यहाँ पर, और डॉक्टर साहब की बातों से हमें बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि डॉक्टर साहब एक मॉडरेट इंडियन हैं जो एतदाल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं है कि इनकी आवाज इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की फौज में इनकी आवाज एक माइनॉरिटी बल्कि मिनिस्क्यूल आवाज है जो नक्कार खाने में तूती की तरह जिसको कोई सुनता नहीं है। इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर रहा है कि आप आइंदा माह होने वाले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग को कैंसिल कर दें, तो इसका मतलब है कि हार्ड लाइनर्स और हॉक्स इस वक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बात यह है कि इंडिया के अंदर असल थ्रेट्स, इंडिया के अंदर जो असल खतरात हैं वो मुसलमानों से नहीं है। उनको इंदिरा गांधी को कत्ल किया था, सिखों ने कत्ल किया था, मुसलमानों ने नहीं किया। राजीव गांधी को कत्ल किया तो तमिल हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो नक्सलाइट माओइस्ट की तरफ से है, मुसलमानों की तरफ से नहीं है। मगर अलमिया यह है कि मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा उभारने से इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया में यह सेलेबल कमोडिटी है, यह बिकती है। यह बात, इसको फरोख्त करना आसान रहता है फौज के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और मीडिया के लिए भी। इस वक्त जो बात 5 हिंदू फौजियों की हो रही है तो 1 लाख कश्मीरियों की क्यों नहीं हो रही, जिसको पिछले 10 साल में शहीद और जख्मी किया गया और 50,000 मुसलमान औरतों को बेहुरमत किया गया और कश्मीरियों को गायब कर दिया गया, उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। बात यही है कि जब हम ये देखते हैं कि रियासती सतह के ऊपर, जी लाल खान साहब कंक्लूड करते हैं जी, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए जी, पहले तो ये कि 5 फौजियों का अफसोस है या लाख कश्मीरियों का अफसोस है, तो फिर अफसोस उन हजारों बच्चों का होना है जो रोज मरते हैं गुर्बत की वजह से, उन लाखों औरतों का होना चाहिए जो ज़चकी के दौरान मर जाती हैं, जो गुर्बत बीमारी की वजह से मर जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर हिंदू फंडामेंटलिज्म इंडिया में इस सारे दुश्मनी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इस्लामी फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में यही काम कर रहा है। और ये दोनों फंडामेंटलिस्ट एक दूसरे पर फीड करते हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और हिंदू शावनिज्म, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्वेश्चन ये है कि इसमें और किस किस के मफादात हैं। इसमें अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मफादात हैं। इस वक्त बर सगीर में 22% आबादी है दुनिया की, जबकि 44% गुर्बत पलती है इस जनूब एशिया के बर सगीर में। उस गुर्बत की बजाय हम देखते हैं क्या हो रहा है कि इस वक्त 5 बड़े मुल्कों में
ٹاپ کے 5 کنٹریز میں جو اسلحہ خریدنے والے ہیں ان میں انڈیا اور پاکستان شامل ہے. اور ایجوکیشن، ہیلتھ اور بیسک سوشل نیسیسٹیز پر ان کی حالت سب سے نیچے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نیوکلیئر پروگرام اس کی تباہی کی بات کی، اگر یہاں نیوکلیئر وارفیئر ہو گئی. اچھا یہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کنسنٹریٹ آن دس ایشو کہ اگر یہ ہمیشہ بچت نہیں ہو سکتی، اگر یہ واقعی کھیل کھیلتے کھیلتے شیر آ گیا واقعی اگر یہ نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج پھر کیا؟ پہلے تو یہ ہوگا کہ اگر نیوکلیئر وار ہوگی تو اس میں ایک نیوکلیئر ونٹر آ جائے گا، زمین ایک نیوکلیئر کلاؤڈ کے نیچے دب جائے گی، جہاں پر انسان کیا نباتات ختم ہو جائیں گے. اس لیے دوسری چیز یہ بات آپ کی درست ہے جی. یہاں اس بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں سے ہم شو کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد ہم اس سوال پہ غور کریں گے کہ اگر یہ ایٹمی جنگ واقعی ہو گئی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں تلاش. گفتگو ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کشیدگی پہ اور اس امکان پہ کہ کب تک یہ ہوگا کہ ہم جنگ کے قریب آ کے واپس ہو جائیں گے، پھر قریب ہوں گے، پھر واپس ہو جائیں گے. اگر یہ جنگ واقعی ہو گئی اور واقعی ایک ایٹمی جنگ میں بدل گئی تو پھر یہاں اس خطے کا کیا حال ہوگا، اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے ہم اس رپورٹ میں. دنیا میں ایٹم بم کے استعمال کا المناک واقعہ جاپان میں ہوا جب 6 اگست 1945 کو لٹل بوائے کے نام سے 15 کلو ٹن وزنی ایٹم بم کو 1900 فٹ کی بلندی سے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا، اور 9 اگست 1945 کو فیٹ مین کے نام سے 21 کلو ٹن وزنی بم کو 1050 فٹ کی بلندی سے ناگاساکی پر گرایا گیا، جن میں 2,10,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے. ایٹمی ماہرین کے مطابق ہندوستان کے پاس 100 اور پاکستان کے پاس 115 ایٹم بم موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوتی ہے تو 15 کلو ٹن کا ایٹم بم جس شہر پر گرے گا، اس شہر کا 5 کلومیٹر کا علاقہ مکمل تباہ ہو جائے گا. اگر ممبئی میں بم گرایا جائے تو 4,78,000 لوگ لقمہ اجل بنیں گے اور 6 لاکھ کے قریب شدید زخمی ہوں گے. دہلی پر بم گرے تو 1,78,000 لوگ مارے جائیں گے اور 3,35,000 لوگ زخمی ہوں گے. اسی طرح اگر پاکستان کے شہر کراچی پر بم گرایا جائے تو 2,40,000 لوگ مارے جا سکتے ہیں اور 4,30,000 لوگ شدید زخمی ہو سکتے ہیں. لاہور میں بم گرایا جائے تو 2,58,000 لوگ مارے جا سکتے ہیں اور 5 لاکھ لوگ شدید زخمی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دونوں طرف 15 کلو ٹن کے 24 ایٹم بم پاک و ہند پر گرائے جائیں تو اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ، فیصل آباد، دہلی، ممبئی، احمد آباد، کلکتہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے. یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے اس بھیانک تباہی کا جو کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں برصغیر پر آ سکتی ہے، مسلط ہو سکتی ہے. آپ نیوکلیئر ونٹر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، نیوکلیئر ونٹر سے صرف انسان نہیں، نباتات بھی ختم ہو جائیں گے اس زمین سے. ہواؤں میں کیا بچے گا، زمین میں کیا بچے گا. میں کہتا ہوں باٹنی ختم ہو جائے گی. لیکن کوشچن یہ نہیں، اس رپورٹ میں ایک اور چیز نہیں ہے اور نہ کسی رپورٹ میں بھی نہیں ہے اور نہ کوئی آنے دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز پر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر وہ پیسے، وہ رقم، وہ دولت صرف کی جاتی یہاں پر بیماری سے، علاج یافتہ بیماری سے بچوں کی اموات ختم ہو سکتی تھی، جہاں پوری لٹریسی ہو سکتی تھی، یہاں زچگی کے دوران کوئی عورت نہیں مر سکتی تھی. لیکن کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں حکمران طبقے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت سب سے منافع بخش جو انڈسٹری ہے دنیا میں وہ ویپن کی انڈسٹری، وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز ہے، اور اس لیے یہ لوگ اس بربادی کے آلات اور انسانی تباہی کے آلات کے ذریعے کیونکہ منافع کماتے ہیں، اور جو کمپنیاں ایٹم بم یا جنگی آلات بناتی ہیں وہی کمپنیاں بینڈیجز اور دوائیاں بھی زخموں کو درست کرنے کے لیے وہی بناتی ہیں. جی ڈاکٹر ویدک. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے بیچ نیوکلیئر وار کی بات ہو، اس سے ادھک شرمناک بات کوئی نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ 5 جوانوں کی موت کو لے کر ہم پرمانو بم پھینکنے تک، نیوکلیئر بم پھینکنے تک کی بات کرنے لگے. اور یہ سوچو کہ ہندوستان میں 100 کروڑ لوگ ابھی جانوروں کی طرح رہتے ہیں. آدمی کی طرح جینے کے لیے ان کے پاس پورے انتظام نہیں، اور پاکستان کے 17-18 کروڑ لوگوں میں سے کم 15 کروڑ ایسے ہیں کہ جو آدمیوں کی طرح نہیں جی سکتے. ہمارے پورے اس حصے میں زیادہ تر لوگ جانوروں کی طرح زندہ ہیں. اور
اور ان کے لیے ہم کچھ انتظام نہیں کرتے ہیں اور پرمانو بم پھینکنے کی بات کرتے ہیں, نیوکلیئر بم پھینکنے کی بات کرتے ہیں. جی زید حامد صاحب, مجھے اگر ہم جی ڈاکٹر ویدک آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. جی یہ بالکل ناجائز بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مدعے کو دینا بالکل غلط ہے. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور دل کا تاڑ نہ بنائیں. اس کو طول دینا بالکل بھی ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, یہی گزارش ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائمز ناؤ پہ ایک انٹرویو ہوتا ہے بھارتی وزیر خارجہ کا, اور اینکر پرسن جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ فورس کر رہا ہے کہ پاکستان سے سسپینڈ کی جائے. بھارتی وزیر خارجہ کو کہنا پڑا سلمان خورشید کو کہ ہم پروسیس شروع ہی نہیں ہے, سسپینڈ کیسے کریں. مطلب اتنا دباؤ ڈال کے پھر اس کا کلائمیکس کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ پھر یہی آئیں گے نا. ہمارے یہاں سرکار کا رویہ میرے خیال سے, میں دیکھیے سرکار کا بہت بڑا نکتہ چین ہوں. ہمارے ملک میں جانا جاتا ہوں کہ سرکار کی بات کھڑی کرنے والوں میں سے میں بھی ہوں, لیکن پاکستان کے معاملے میں ہماری سرکار کا جو رویہ ہے بہت ہی سمجھداری کا ہے, بہت ہی احتیاط وہ برت رہے ہیں اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ابھی تک ہمارے ودیش منترالیہ نے, ہمارے فارن منسٹر نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ 30 ستمبر کو بات نہیں ہو, بات ہو سکتی ہے. جی زید حامد صاحب فرمائیے گا. انیق, اس وقت بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ایک اتنی خونریز دہشت گردی ہو رہی ہے کہ پاکستان فوج سوچ بھی نہیں سکتی کہ انڈیا پر کوئی حملہ کرے, اور پاکستان فوج اس وقت پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ بکھری ہوئی ہے, اور مغرب کی طرف افغانستان کی طرف سے آنے والی وہ دہشت گردی جو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس میں تحریک طالبان اور بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ انڈین سپانسرڈ ہے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے. ہمارے ایئر بیسز پر حملے ہو رہے ہیں, ہماری سب مرینز پر حملے ہو رہے ہیں, ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ, ملٹری انٹیلیجنس پہ, ISI پر حملے ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کو تھریٹ کر سکے. اور جو کچھ یہاں سے ہو رہا ہے, جو ایسکلیشن آپ دیکھ رہے ہیں, جو ایسکلیشن اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کو انڈیا کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے. ہم اس مسئلے کا ایک حل دے دیتے ہیں. انڈیا کے پاس ایک ملٹری ڈاکٹرن ہے جس کو اس نے کہا ہے کولڈ سٹارٹ. اس کا جو کنونشنل ملٹری ڈاکٹرن ہے, نیوکلیئر نہیں ہے. کولڈ سٹارٹ کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ بغیر وارننگ کے پاکستان میں داخل ہوں گے 8-10 مقامات سے. اس وقت جب پاکستان آرمی جیلوں کی سیکیورٹی دے رہی ہوگی, ملک میں انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز کر رہی ہوگی, اور مشرق میں پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی, اس صورت میں انڈینز داخل ہوں گے اور پاکستان کو بیچ میں سے کاٹ دیں گے. یہ انڈین میڈیا پہ ابھی ان کے پرانے جرنیلوں نے کہی ہے. اس سارے مسئلے کا ہم ایک حل دے دیتے ہیں. ہمارا ایک حل سن لے انیق, ہمارا ایک حل سن لے. ہم ایک حل دے دیتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی خطرات ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں جو لائن ہے وہ ختم ہو. ڈاکٹر ویدک نے کہا کہ ہم بھائیوں کی طرح 1000 سال سے رہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, اس وقت رہے تھے جب مسلمانوں کی حکومت تھی. تو ہم ایک آپشن دیتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہم بھی مرز بارڈر ختم کر دیتے ہیں, ایک ملک بڑا بنا دیں گے. ہماری صرف ایک شرط ہے کہ اس بڑے ملک کا نام پاکستان رکھ لیجئے. ہم آپ کی ساری شرائط مان لیتے ہیں, امن ہو جائے گا خطے میں. نہیں زید حامد صاحب, یہ تو خیر دونوں اپنی جگہ حقیقتیں ہیں. جی لال خان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل شوونزم ہے اس کو کریٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی بادشاہی قائم رکھیں, اپنی دولت کے خزانوں میں اضافہ کریں. سوال یہ ہے کہ بھوک کا کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی مذہب, کوئی قوم نہیں ہوتی. غربت, مفلسی, بے روزگاری اور محرومی جو ہے وہ ایک مشترکہ لوگوں کی اساسیں ہیں. ہندوستان میں بسنے والے محنت کش غریبوں کے پاکستان کے غریبوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ پاکستان کے غریبوں کی دشمنی ہے. یہ حکمرانوں کے کھیل ہیں, وہ رچائے گئے ہیں تاکہ غریب غربت میں مرتا رہے اور یہ لوگ اپنی. لیکن لال خان صاحب, یہ ڈاکٹر ویدک صاحب سے میں کنفرم کروں گا کہ اس وقت جو ابھی یہ جو ہیٹ ایک دم آ گئی ہے, جی یہ ہیٹ پاکستان میں نہیں ہے. ہم تو اپنے مسائل میں, ویدک صاحب, ہم تو اپنے مسائل میں, جیسے پہلے بھی گزارش کی زید حامد نے بھی فرمایا, ہم تو اپنے مسائل میں بہت گھرے ہوئے. اچھا, یہاں پہ یہ حالت ہے کہ یہاں پہ نکلنے والا کوئی شخص جو کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے, روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے, کسی کام سے نکلتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ واپس صحیح سلامت واپس آئے یا نہ آئے. یہاں حالت یہ ہے کہ مسجد میں جانے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ واپس آئے نہ آئے. ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم کیوں یہ چاہیں گے اس وقت کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کی طرف جائیں؟ لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا, گھسیٹا جائے گا ویدک صاحب, تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ بچے گا؟ یعنی پھر ہم نہیں. دیکھیے, آپ کے ایک صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ پاکستان آج اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بھارت پر حملہ کرے یا حملہ کرنے کی بات سوچے. پاکستان کے اندرونی حالات مجھے پتا ہیں.
لیکن वैदिक साहब अगर जंग की, मैं गुजारिश आपसे कतई कलामी की माजरत चाहता हूं कि लेकिन अगर हम जंग की तरफ चले गए तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमारी क्या हालत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, फाके हैं या पेट भरा हुआ, फिर हम we genuinely then believe in life after death, genuinely, wholeheartedly, seriously, then okay fine. आपसे जंग करना कौन चाहता है? क्या हिंदुस्तान के लोग पागल हो गए? क्या हमारी फौज बिल्कुल बददिमाग है? क्या हमारे जो नेता लोग हैं वो दिमाग से खारिज हो गए? वो बिल्कुल जंग नहीं करना चाहते। कोई बीजेपी का आदमी या कांग्रेस का आदमी या कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी या मुलायम सिंह यादव जो बड़ी सख्ती से पेश आए हमारी संसद में, पार्लियामेंट में, वो कोई जंग नहीं चाहता पाकिस्तान। सब लोग पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं। जो लोग सरकार को बेमजा कर रहे हैं, जो सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, सिर्फ वो वोटर्स को ये बता रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है, ये सरकार कोई फैसला नहीं कर सकती है, ये सरकार कोई साफ पॉलिसी नहीं बना सकती। डॉक्टर वैदिक, आप बहुत पॉजिटिव नोट पे बात कर रहे हैं। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू ये शुरू करते हैं कि इस टेंशन को खत्म कैसे किया जा सकता है, क्या नॉर्मलाइज सूरत हाल होगी, और ये कि इंडियन मीडिया में जाहिर है आप दिल्ली बैठे हैं, तो क्या आप उनको समझा सकते हैं कि ये जोशीलापन जो है इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे? ये गुफ्तगू करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है पाक भारत कशीदगी पे, और हमने खुदा ना खास्ता क्या नतायज होंगे अगर यहां पे कोई एटमी जंग हो जाती है, उसका भी हमने जायजा लिया। हाउ डू वी नॉर्मलाइज दिस? देखिए, पहले ये कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरत है कि उसकी जो कॉजेज़ है, उसकी जो इटियोलॉजी है, उसको समझा जाए। अब ये जो एक किस्म की कन्फ्रंट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्राइसिस है, डोमेस्टिक क्राइसिस है और फॉरेन क्राइसिस है। हिंदुस्तान दुश्मनी का यहाँ पे चर्चा बहुत किया जाता है, पाकिस्तान दुश्मनी का वहाँ पे किया जाता है। उस क्राइसिस की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब तक यहाँ के समाज की गुर्बत, बीमारी, अफलास और बेरोजगारी और बेरूमी का खात्मा नहीं होगा, सोसाइटी में क्राइसिस रहेगा। वो क्राइसिस स्टेट में रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट करेगा। जिससे एक बहुत बड़ा जर्मन जनरल था क्लॉजविट्स, उसने कहा था कि वॉर इज बट द कंटिन्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कि सिर्फ दाखिली जो पॉलिसी है उनका तसलसली जंग होती है, और जंग और अमन दोनों चीजें यहाँ एक जालसाजी के तौर पर पेश की जाती है। अच्छा नहीं, लाखन साहब एक और देखिए, गरीब ममालिक दुनिया में और भी हैं, हुक्मरान तबके वहां भी हैं, गरीब वहां भी हैं, सही है। उनका खून चूसने वाले तबके अमीर दूसरे गरीब मुल्कों में भी हैं, लेकिन जो जंग वहां पे उस तरह की जंग की सूरत हाल नहीं है जो हमारे साथ है। नहीं, लेकिन ये कि इस वक्त आप क्राइसिस देखें तो वर्ल्ड क्राइसिस है। क्या अफ्रीका में जंगें में नहीं हो रही, लेटिन अमेरिका में नहीं हो रही, एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में नहीं हो रही, जंगें हर तरफ हो रही हैं। लेकिन यहाँ जंग को एक मखसूस इंडो पाक रिलेशनशिप जो क्रिएट की गई दुश्मनी, जो बरतानवी साम्राज्य खुद इस किस्म के तनाज़े को छोड़ के गया कि वहाँ यहाँ से चले जाने के बावजूद वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जारी रखे, साम्राज्य का जो इस्तेसाल है वो जारी रहे, इसलिए इस तनाज़े को एक मखसूस अहमियत दी गई। हल क्या? हल इसका ये है कि जब तक उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान रख दिया जाए, तो चलिए आप बताइए। मैं समझता हूँ कि हल ये है कि जब तक एक रेवोल्यूशन नहीं आता, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन बर्पा होकर जहाँ पर इस निज़ाम की बर्बादियों को, इस बहरान को ख़त्म नहीं करता, जहाँ की आवाम को खुशहाली और आज़ादी हासिल नहीं होती, उस वक्त तक ये सूरत हाल जारी रहेगी। बट लाल खान साहब, कमिंग बैक टू दिस अर्थ, जी, कमिंग बैक टू द रियलिटी, जी, ये मुमकिन आपको दिखाई देता है? बिल्कुल, मुझे इसके अलावा कोई हल दिखाई ज़ैद आमिर साहब, आप फरमाइए कि हाउ डू वी नॉर्मलाइज, हाउ कैन वी नॉर्मलाइज, हम क्या कर सकते, कैसे नॉर्मलाइज होंगे रिलेशनशिप? हो भी सकते हैं या नहीं? मिथ है ये। देखिए अनीक, स्टेटस ये है कि फिलहाल तो बात करें कि जो इमीडिएट प्रेजेंट टेंशन है इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। दुरुस्त। उसके लिए स्टेटस बिल्कुल सिंपल है कि 5 हिंदू फौजियों के जो मरने की बात है, जिसके ऊपर ये सारा तूफान खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना दीजिए पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान को एक्सेस दें, रसाई दें मकबूजा कश्मीर में, ताकि हम वहां जाके हालात को देखकर यह मालूम कर सकें कि ये 5 हिंदू फौजी अंदर की दाखिली इंतशार की वजह से मारे गए हैं या पाकिस्तान से कोई दरअंदाजी हुई है। एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तो शुरू करें ना। अगर आप इस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर क्लैशेस करते रहेंगे जो पिछले 3 हफ्ते से हो रहे हैं, तो ये फिर बॉर्डर क्लैशेस एस्केलेट करके एक लिमिटेड जंग में, और लिमिटेड जंग कन्वेंशनल जंग में, और कन्वेंशनल जंग फिर न्यूक्लियर वॉर में एक्सप्लोड कर सकती है। फिर उसके डायनेमिक्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अच्छा, लेकिन साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आप जो अब ये तो ठीक है कि ये 5 ये जो फौजी हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वैदिक साहब भी मान चुके हैं, दुरुस्त। मैं कह रहा हूं आगे बढ़ाएं कि ये जो
5 फौजियों का जाना, ये क्रॉसिंग, ये आना जाना, ये तो इक्का दुक्का वाकया था ना, ये तो होते रहेंगे, ये होंगे तो फिर यही दोबारा सीरिया। मैं कह रहा हूं परमानेंट हल क्या है इसका? देखिए, परमानेंट हल ये है कि ये सारा इशू, सारा डिस्प्यूट अगेन शुरू हुआ है 2 इश्यूज के ऊपर, कि कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान से जो पानी आ रहा है और सैलाब और फ्लड वो भेज रहे हैं, और उसके बाद मीडिया ने जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया। आप कश्मीर के मसले पर बात करें, और जो पानी का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी है जिसकी वायलेशन इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, इन 2 इश्यूज को उठा लीजिए आप। और तीसरा इशू जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम दे रहा है कि अगर हमें शिकायत है कि तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेज रहे हैं, पाकिस्तान में 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की वजह से, इन इश्यूज पर बात शुरू करें। जी वैदिक साहब, आप तक गुफ्तगू, आप तक आवाज। जी, मैं बात करने का बहुत बड़ा हिमायती हूँ, और अगर मैं वजीर आजम हूँ हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान से सबसे पहले मैं कश्मीर पर बात करूंगा, और मैं कहूंगा कि आप बात करें, उसके पहले मैं कश्मीर पे बात करूंगा। आप जिसको मकबूजा कश्मीर कह रहे हैं, उस कश्मीर में और आपका जो कश्मीर है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप अपने कश्मीर को वाकई आजाद कर दीजिए, तो हमको भी कुछ शर्म आएगी, हम भी हमारे कश्मीर के लोगों को आजादी देने की बात करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों कश्मीर उसी तरह से आजाद हो। लाहौर में अनीक मियां आप आजाद हैं, या मियां नवाज शरीफ आजाद हैं, और मनमोहन सिंह दिल्ली में आजाद है, या मैं आजाद हूँ। हमारे दोनों कश्मीरों में ये हालत है, दोनों जगह दहशतगर्दी है, दोनों जगह बेहद गरीबी है, दोनों जगह बेहद परेशानी है। ये सब हमारे भाई बहन है कश्मीरी, चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे पाकिस्तान में रहते हो, उनका हमें हल करना है, नंबर 1। दूसरी बात, एक भाई ने शायद यही जिन्होंने कहा कि मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। मुझे तो पता नहीं, मैं भी तारीख पढ़ता हूँ। मुसलमानों की हुकूमत कब थी हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में तुर्कियों की हुकूमत थी, मुगलों की हुकूमत थी, जिनका मजहब इस्लाम था। जी, ईरानियों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत कब थी? अगर मुसलमानों की हुकूमत होती तो हर हुकूमत कुरान शरीफ के मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन जिन बादशाहों की हुकूमत थी, वो क्या पीते थे, वो अफीम खाते थे, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजा नहीं रखते थे, उनको आप मुसलमान कहते हैं? वो मस्जिदें गिराते थे, मंदिर भी गिराते थे, मस्जिदें भी गिराते थे। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2 दर्जे का नहीं, 7 दर्जे का वो नागरिक मानते थे, सिटीजन मानते थे। अब उसको मुसलमानों की हुकूमत कहते हैं। हिंदुस्तान में न तो हिंदुओं की हुकूमत कभी रही, न मुसलमानों। आज हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो मिली जुली हुकूमत है। हमारे बादशाह कौन हुए? अगर आप राष्ट्रपति को, सदर को बादशाह कहते हैं, जाकिर हुसैन साहब बादशाह हुए। और कितने मुसलमान हमारे यहाँ, कितने ईसाई हमारे यहाँ बादशाह हो गए। तो ये जो एक चश्मा बना, अनीक मुझे जरा एक जुमले में इजाजत दें बात करने की। जी जी फरमाइए। कि मैं डॉक्टर साहब की बात का सिर्फ एक जुमले में जवाब देता हूं कि जब इन्होंने कहा कि मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, 1971 में जब ढाका फॉल होता है, तो उसके बाद इंदिरा गांधी का वो मशहूर स्टेटमेंट है कि हमने मुसलमानों कहीं और चले के जाएंगे, 1000 साल हुकूमत का बदला ले लिया है। वो बहस कहीं और चली जाएगी। मैं वैदिक साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो ये बताएं कि शाहिद अहमद ने जो कहा हालात बेहतरी के लिए, उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू होनी चाहिए उसमें BLA के मामला भी आने चाहिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामला भी आने चाहिए, इन पर आप क्या कहते हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी वैदिक साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच अभी जो साहबान बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि दोनों मुल्कों के जो गरीब लोग हैं, जो आवाम इतनी परेशान है, उसके मसाइल को हल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो मैं तो एक पीपुल्स पार्क करने की बात करता हूँ। मैंने आपके पाकिस्तान के सारे नेताओं से बात की है, आसिफ जरदारी साहब से भी मिला हूँ, मियां नवाज शरीफ से भी, और जो दीगर आपके वजीर आजम रहे हैं और जो वजीर आला रहे हैं अलग अलग सूबों के, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। सबसे मैंने कहा है कि एक पीपुल्स पार्क हम बनाना चाहते हैं, जहाँ हमारी जनता आपस में मिले जुले, पासपोर्ट वीजा नहीं हो, सब व्यापार हो, तिजारत हो, एक कॉमन पार्लियामेंट बने। और अभी सार्क में सिर्फ 8 मुल्क हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें ईरान को भी जोड़ा जाए, उसमें बर्मा को भी जोड़ा जाए, और सेंट्रल एशिया के जो 5 आर्यन रिपब्लिक्स हैं, कोई उनको सोवियत रिपब्लिक बोलता है, कोई उनको मुस्लिम रिपब्लिक बोलता है, मैं उनको आर्यन रिपब्लिक बोलता हूं। हम सब की एक बड़ी आर्यन फैमिली रही है, जिसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये 5 रिपब्लिक एक हिस्सा रहे हैं। उस पूरी आर्यन फैमिली को जोड़ें हम लोग।
मैं तो मेरी जिंदगी का ये मैंने एक उसूल बनाया है कि अब जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है वो मैं इसी काम में लगाऊंगा। वैदिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पॉजिटिव उस पर एंड किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी यही जो एक वॉइस ऑफ रीजन है दिल्ली में भी सुनी जाए और आपका जो मीडिया है वो भी आपकी आवाज को सुने और थोड़ा होशमंदी से। लास्ट वर्ड्स लाल खान साहब। मेरे ख्याल में वैदिक साहब की बात ठीक है, लेकिन ये मुमकिन सिर्फ उस वक्त है जब रंग, नस्ल, मजहब, फिरका वारियत और माजी के तमाम दूसरे तासुबात को हटाकर तबकाती बुनियादों पर यहाँ की आवाम जिन खित्तों को उन्होंने जिक्र किया है वो उठ खड़े हों और उन तमाम दीवारों को तोड़ दें, उन तमाम बंधनों और जंजीरों को पाश पाश कर दें जिन्होंने उन्हें सदियों से जकड़ रखा है। जी ज़ाहिद अहमद साहब लास्ट वर्ड प्लीज। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम इस पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें इजाजत दे कि हम बहुत जल्द दिल्ली के लाल किले के पास जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर सकें। अल्लाह खैर फरमाए, इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा। इस पूरे खित्ते में अमन कायम होगा जिस तरह अल्लाह चाहेगा। ये हुकूमतों के बस में अमन कायम करना नजर नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिद अहमद साहब। गुफ्तगू हमने की, मुख्तलिफ एंगल्स, जाहिर है जाती राय हर किसी की होती है, हर कोई भलाई के रास्ते तलाश करने की कोशिश करता है, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे की नीयतों पे शक करना शायद हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन लास्ट वर्ड बिफोर वी कंक्लूड द शो, एंड दिस इज स्पेसिफिकली टू द इंडियन मीडिया। देखिए, जैसा मैंने पहले गुजारिश की, हम अपने मसाइल में उलझे हुए लोग हैं, हम समहाउ अपने आगे बढ़ने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सोशल करंट अफेयर्स मार्केट में इंडिया बैशिंग इज नो मोर एन इशू। आपकी मार्केट में आप अब भी पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। एक हद तक हमारी बर्दाश्त है, फिर हम जवाब देंगे। जब हम जवाब देंगे तो उसका एक रद्द अमल आएगा, दोनों तरफ फिर वही सिचुएशन पैदा होगी और जिस एटमी धमाके के नताइज हमने रिपोर्ट में दिखाए हैं ये हकीकत बन सकती है। और अगर ये बन गई तो हम तो पहले ही, जैसा मैंने अर्ज किया, सताए हुए लोग हैं। आपको अपनी तरक्की और अपनी जो मईशत का बहुत बड़ा साइज है उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए, वरना हम तो हमेशा के लिए हर तरह के नताइज के लिए वैसे ही घर से तैयार होकर निकलते हैं। एक जंग और सही।